हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी के हिस्ट्री का 8 क्लास का सेकेंड चैप्टर लेकर आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। यानी कि अंग्रेज़ जब भारत आए थे तो सबसे पहले व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो साम्राज्य अपना स्थापित कर लिए थे। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि व्यापार जब करने आए थे अंग्रेज़, तो ऐसी क्या घटना घटी, ऐसी क्या बात हो गई कि उनकी जो अंग्रेज़ों की जो लालसा है, उनकी जो है तृष्णा है, वो धीरे धीरे फैल कर जो आगे बढ़ते बढ़ते साम्राज्य तक फैल गई थी और वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले मुग़ल बादशाह। यानी कि मुग़ल बादशाह में सबसे शक्तिशाली और आखिरी बादशाह कौन थे? तो औरंगजेब थे। यानी कि मुग़ल बादशाह के आखिरी और शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब थे और उनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1707 में हुई थी। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो छोटे छोटे जो सूबेदार थे, मुग़ल सूबेदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो अपनी शक्ति को दिखाने लगे थे। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोई बड़ी साम्राज्य, ऐसा कोई बड़ा जो वंश है, ऐसा कोई शक्तिशाली शासक है, जब उनका पतन हो जाता है, उनका समय खत्म हो जाता है, तो उनके अधीन जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, उनके अधीन जो छोटे छोटे सूबेदार होते हैं, जमींदार होते हैं, अब वो अपनी स्वतंत्रता दिखाने लगते हैं और वो अपनी धीरे धीरे शक्ति उनकी जो है उभरने लगती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी यही हुआ और उनकी मृत्यु के बाद छोटे छोटे जो जमींदार थे, सूबेदार थे, वो अपनी शक्ति को दिखाने लगे थे। कैप्टन हडसन जो है वो बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। 1857 में अब क्या होता है? तो जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मुग़ल बादशाह, यानी कि मुग़ल वंश में, मुग़ल बादशाहों में उसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली था या फिर उसकी शक्ति के कारण उनको जाना जा सके। बस जो भी औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए वो बस एक मुग़ल प्रतीक के रूप में थे कि हाँ, ये मुग़ल वंश के शासक हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी खासियत नहीं थी। तो मुग़ल वंश के सबसे अंतिम जो शासक हुए, आखिरी जो शासक हुए, वो थे बहादुर शाह जफ़र। 1857 की क्रांति जब होती है तो बहादुर शाह जफ़र को वहाँ उस विद्रोह का नेता मान लिया जाता है, जो कि अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ जो हैं इस विद्रोह को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं और वो अपनी इस चाल में, वो अपनी इस नीति में सफल भी हो जाते हैं। अंग्रेज़ जो हैं 1857 की क्रांति को दबाने में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ क्या करते हैं कि बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर कर लेते हैं। जब बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और उनके बेटे को उन्हीं के सामने मार दिया जाता है। अब क्या है? वाणिज्यिक। तो वाणिज्यिक का अर्थ हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को जब खरीदता है तो वो सस्ते में खरीदता है, फिर वो उसका अधिक से अधिक मुनाफा में उसे उस वस्तु को, उस चीज़ को बेचता है। तो व्यापार की दृष्टि से, व्यापार के जरिए जो हम मुनाफा कमाते हैं उसे ही वाणिज्यिक कहा जाता है। अब है 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लेती है। इजाज़तनामा हासिल करने का अर्थ हुआ कि पूरब के क्षेत्र में कोई भी अन्य कंपनी उस क्षेत्र में व्यापार नहीं करेगी। पूरब के क्षेत्र में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़तनामा हासिल हो गया तो अब उनके बीच ये प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा वहाँ होता है जब एक कंपनी, दो कंपनी या उससे अधिक कंपनी एक ही स्थान पर व्यापार करती है। लेकिन इस क्षेत्र में ऐसी बात नहीं थी। इस क्षेत्र में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेले व्यापार कर रही थी, इसलिए उसे प्रतिस्पर्धा का भी भय नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि सिर्फ एक इजाज़तनामा, एक शाही इजाज़तनामा, दस्तावेज़
के जरिए यूरोपीय जो कंपनी थी, यूरोपीय जो ताकत थी, वो इस बात को मानने के लिए अन्य कंपनी तैयार नहीं थी कि वो इस क्षेत्र में व्यापार नहीं करेगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कई ऐसी कंपनी है जो इस क्षेत्र में धीरे धीरे व्यापार करने के लिए आने लगी। तो सबसे पहले कौन आई थी? 1498 में पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए। कब आए? 1498 में आए थे। जब पुर्तगाली व्यापार करने आए तो किस क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाए थे? वो जो है गोवा को अपना ठिकाना बनाए थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में डच आए थे। जब 17वीं शताब्दी में डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी आ गए। तो हम देखते हैं कि अब इस क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर व्यापारी, फ्रांसीसी व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। अब जब सारी कंपनियां यहाँ व्यापार करने आई तो सभी जो है क्या है कि एक ही तरह की चीज़ों को खरीदना चाहती थी। जब वो एक ही तरह की चीज़ खरीदना चाहती थी तो वहाँ यूरोप में जो है बारीक सूती कपड़े, रेशम या फिर काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी का वहाँ बहुत ज़्यादा मांग था। अब क्या हुआ कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जब सभी कंपनी व्यापार करने लगी तो एक कंपनी दूसरे कंपनी पर हावी होने लगी थी। एक कंपनी दूसरे कंपनी का रास्ता रोकने लगी थी। जब एक कंपनी व्यापार करने जाती तो दूसरी कंपनी जो है रास्ते में रुकावटें पैदा कर देती थी, रुकावटें खड़ी कर देती थी, माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने नहीं देती थी, उसे क्या करती थी? डुबो देती थी, हथियारों की मदद से उन्हें आगे मतलब व्यापार में आगे बढ़ने नहीं देती थी। अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? अब बंगाल में व्यापार शुरू कर देती है। सबसे पहले 1651 में क्या होता है? पहली इंग्लिश फैक्ट्री, यानी कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है स्थापना किया गया था। कहाँ? तो हुगली नदी के किनारे। कब किया गया था? तो 1651 में किया गया था। अब जब हुगली नदी के किनारे प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना की गई थी तो कंपनी के जो व्यापारी थे यहीं से अपना काम चलाते थे। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक अस्थाई ठिकाना हो गया था। यहीं से व्यापारी लोग अपना काम करते थे। यहाँ पर व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस समय? फैक्टर। तो फैक्टर जो कहा गया वो किसे कहा गया? तो व्यापारियों को। उस ज़माने में व्यापारी को, कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा गया? फैक्टर कहा गया था। अब फैक्ट्री में वायसराय भी थे। फैक्ट्री में क्या था? वेयर हाउस भी थे और वहाँ पर निर्यात होने वाली जो चीज़ों को जमा किया जाता था। यानी कि आयात और निर्यात जो होता था वो कहाँ होता था? वेयर हाउस से होता था, जो कि फैक्ट्री में था। अब है क्या कि सभी जो है यहाँ पर अफसर, यहाँ पर जो फैक्टर व्यापारी को कहा गया या फिर फैक्ट्री में वेयर हाउस था, वहाँ पर अफसर भी बैठते थे। धीरे धीरे व्यापार को क्या हुआ? अब फैलता चला गया। जब व्यापार फैलता चला गया, व्यापारी वहाँ रहने लगे तो वहाँ पर क्या हुआ? आसपास का जो इलाका है अब वहाँ पर लोगों का बसाव शुरू होने लगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? कंपनी वहाँ सबसे पहले 1651 ईस्वी में कंपनी बैठी। ईस्ट इंडिया फैक्ट्री जो है सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री बैठी। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर व्यापार जो है बढ़ने लगा। जब व्यापार बढ़ने लगा तो वहाँ पर आसपास क्या हुआ? लोगों का बसाव शुरू हो गया। लोग वहाँ बसने के लिए प्रेरित होने लगे। फिर क्या हुआ? 1696 ईस्वी में कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर क्या किया? किलाबंदी कर दिया। अब जब किलाबंदी हो गया, किलेबंदी हो गई तो 1698 में मूल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव खरीद ली गई। 3 गांव की जो जमींदारी है खरीद ली गई और इसी में एक गांव था कालीकाता। एक गांव क्या था नाम उसका? कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बना था। जब कलकत्ता बना था तो उसे ही आज हम वर्तमान में क्या कहते हैं? कोलकाता। यानी कि सबसे पहले क्या था? कालीकाता, बाद में उसे कलकत्ता के नाम से जाना जाने लगा और अभी जो वर्तमान में हम उसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। कंपनी जब मुगल बादशाह
कंपनी अब क्या करी, धीरे धीरे जब वहाँ लोग बसने लगे, कंपनी फैल गया, व्यापार फैल गया, तो अब क्या हुआ, कंपनी जो है मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब से इस बात के लिए औरंगज़ेब को तैयार कर लेती है कि हम व्यापार करेंगे लेकिन शुल्क नहीं देंगे, यानी बिना शुल्क चुकाए ही व्यापार हम करेंगे। इसके लिए वो क्या करती है कि औरंगज़ेब से फरमान पर दस्तखत करवा लेती है, यानी कि फरमान जारी करवा लेती है। तब यहाँ ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके पहले जो हम पढ़े थे क्या, इजाज़तनामा, तो इजाज़तनामा लिया गया था एलिजाबेथ प्रथम से। कौन लिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ली थी व्यापार करने के लिए। और यहाँ क्या है, फरमान है, तो फरमान जो जारी किया गया था किसके द्वारा जारी किया गया, औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब के द्वारा जब फरमान जारी किया गया था तो इसे कौन जारी करवाया था, कंपनी जारी करवाया था। अब जब वहाँ की कंपनी को जब ये फरमान मिल गया कि आप बिना शुल्क चुकाए ही व्यापार कर सकते हैं, तो ये फरमान सिर्फ कंपनी को ही दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ कि वहाँ के जो अन्य जो व्यापारी थे, वहाँ कंपनी के जो अन्य अफसर थे निजी तौर पर, वो भी अब बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने लगे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, अब वहाँ पर बंगाल की राजस्व जो वसूली है बहुत कम होती चली गई। जब वहाँ की राजस्व वसूली कम होती चली गई थी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो डगमगाने लगी थी, और बंगाल के जो नवाब थे वो मुर्शिद कुली खान थे। बंगाल के जो नवाब थे वो मुर्शिद कुली खान थे। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। अब वो धीरे धीरे कंपनी का विरोध करने लगे थे। आगे हम देखते हैं कठपुतली। कठपुतली का अर्थ क्या होता है, कठपुतली का अर्थ हुआ कि आप किसी भी व्यक्ति को जिस तरह से कह रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को, एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि अगर उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि आप बैठ जाइए तो वो बैठ जाता है। अगर उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि खड़े हो जाइए तो खड़े हो जाता है। मतलब आप जिस इशारे पर, अपने इशारे पर आप अपने इशारे पर जिसे नचा रहे हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं वो व्यक्ति उसी तरह से कर रहा है, या फिर वो साम्राज्य भी वैसी कर रहा है, तो उसे हम कठपुतली का नाम देते हैं। यानी कि आप भी के इशारे पर वो काम कर रहा है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी अपनी कोई भावना नहीं है। तो आगे चलकर हम देखते हैं क्या कि मुर्शिद कुली खान को जब ये बात अच्छी नहीं लगती है कि बंगाल, उन्हें ये बात बहुत खलती है कि राजस्व वसूली नहीं होने के कारण बंगाल की जो स्थिति है वो डगमगा रही है। बाद में क्या होता है कि मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला थे, वो भी बंगाल के नवाब बने। अब ये लोग जो हैं, इस जो शक्तिशाली जो ये नवाब थे, ये अंग्रेज़ों को बहुत खलती है। अब वो क्या करते हैं, इन शक्तिशाली नवाबों की शक्ति को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। अब मुर्शिद कुली खान जो हैं वो कंपनी के रियायतों को मना कर देती है। वो कहती है कि बिना शुल्क चुकाए आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते हैं। आपको एक नजराने के रूप में कंपनी से वो नजराने मांगते हैं। लेकिन कंपनी जो है ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो शुल्क देना पड़े या फिर नजराने के तौर पर वो कुछ और दे। लेकिन कंपनी पर, और अब क्या करती है मुर्शिद कुली खान, क्या करते हैं कि कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल की जो सरकार की जो राजस्व वसूली कम होती चली जा रही है, नवाबों की ताकत जो है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। अब इस तरह से इन सब बातों को लेकर कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच मतभेद शुरू हो जाता है। तो आगे चलकर क्या होता है, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। 1756 में क्या हुआ था कि अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी। आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक समाप्त करती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो आगे का जो पार्ट है अगले वीडियो में बताऊँगी।